नमस्कार डॉक्टर अभी वर्मा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है होलसम टेल्स में। नमस्कार सर, आपका भी आपके ही प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। वेलकम। तो डॉक्टर वर्मा जो आज जो हम लोग जो टॉपिक हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, पहला जो टॉपिक हमारा चर्चा का रहेगा वो ये रहेगा कि फ्लैक्ससीड डायबिटीज़ में किस तरह से मदद कर सकता है और डायबिटीज़ के आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें जो है ये किस तरह से हेल्प कर सकता है। इंसुलिन डिपेंडेंट केसेज़ हैं, उसमें कैसे इसके अंदर मदद हो मिल सकती है। तो इसके बारे में डॉक्टर वर्मा आपका क्या कहना है? जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ सर कि ब्रीफली कि डायबिटीज़ नॉर्मली 2 तरह की होती है। वैसे 1-2 तरह की और भी होती है। तो एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट और एक डायबिटीज़ टाइप 2 मतलब टाइप 1 हुँ। टाइप 2 कहते हैं आजकल, ठीक है? जी, जी। टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और टाइप 2 में नॉर्मली जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, गोलियों से काम चल जाता है, लेकिन कभी-कभी इंसुलिन भी दिया जाता है, ठीक है? फिर प्रेगनेंसी में एक होती है, तो वो अलग है, अब हमें इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक है? हुँ, हुँ। डायबिटीज़ बेसिकली क्या है? डायबिटीज़ में क्या होता है सर कि जो इंसुलिन है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में या ऑक्सीजन की जो मतलब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, उसकी बर्निंग के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए जो हुँ, हार्मोन है इंसुलिन, वो या तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है या बिल्कुल। वो प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी वो काम नहीं कर पाता है। हुँ, दोनों में से हुँ। एक सिचुएशन होती है, ठीक है? अब जो जो अलसी का मामला है, वो ये है कि डायबिटीज़ में तो अलसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अलसी जो है डायबिटीज़ टर्मिनेटर है। एक फ़िल्म आई थी पुरानी, टर्मिनेटर 1, 2, 3 बिल्कुल वैसे टर्मिनेटर यस। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, इट टर्मिनेट्स। जोक नहीं है, हुँ, सब कुछ होता है। हुँ, हुँ। तो डायबिटीज़ को अगर हम डॉक्टर जोहाना बटवी के पर्सपेक्टिव से देखें, हुँ, तो हुँ। ये बेसिकली जो है एक फैट सिंड्रोम है। फैट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। हुँ, हुँ। शुगर की प्रॉब्लम बाद में आती है, क्योंकि जो है ये जो डायबिटीज़ होती है, ये एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। हुँ, ये जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं और आजकल तो मतलब अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने भी स्वीकार किया है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, यस, ये जो डायबिटीज़ टाइप 2 ख़ास तौर से है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इन्फ्लेमेशन हुँ, क्यों होता है? कि फैट मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब होता है। आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैट्स की डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है। हुँ, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है और जो ही वो रेशियो डिस्टर्ब होता है, आप जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाते हैं और आपकी हुँ, ब्लड शुगर बढ़ती रहती है। हमारे सेल्स में एक्चुअली वो ग्लूकोज़ के लिए डोर्स होते हैं, उसको GLUT4 कहते हैं, जिससे ग्लूकोज़ जो है सेल में एंटर करता है और इन हुँ, जो GLUT4 नाम है, मैंने मैंने हिंदी में तो उसको मधु द्वार नाम दिया था मेरे आर्टिकल्स में। तो वो जो मधु द्वार हैं, जो GLUT4 हैं, वो बेसिकली इंसुलिन उसकी चाबी है। इंसुलिन ताला हुँ, खोलेगा, ग्लूकोज़ अंदर जाएगी और ग्लूकोज़ अंदर काम करेगी, यूटिलाइज़ होगी और ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। ठीक है? हुँ, तो अब अलसी जो है इसमें किस तरीके से काम करती है, अलसी में क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं। तो अगर हम मतलब ब्रॉडली देखें तो अलसी में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर के डायबिटीज़ को मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। जैसे एक तो फाइबर, इसमें सोल्यूबल फाइबर भी है, अनसोल्यूबल फाइबर भी है, म्यूसिलेज भी है। तो ये जो फाइबर हैं, खास तौर से जो है सोल्यूबल फाइबर, ये क्या करते हैं, ये एब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज़ को पकड़ के रखते हैं। ग्लूकोज़ जब खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज़ को ये एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते। ये उनको पकड़ के कहते हैं, "यार रुको यार, थोड़ी देर गपशप मारते हैं।" तो ब्लड शुगर एकदम से शूट अप नहीं करती है। धीरे-धीरे ब्लड शुगर बढ़ती है और उसके बाद में फिर कम होने लगती है। ठीक है? तो फाइबर का ये रोल है। फाइबर जो है ग्लूकोज़ के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल को भी पकड़ के रखता है। तो क्या तुम भी बैठो यार, एक चाय पी लियो फिर जाना।
तो ये इस तरीके से ये फाइबर का रोल है। अगर हम हमारी डाइट में फाइबर ज़्यादा होगा, तो हमारी जो है ब्लड शुगर के कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हम आपका वो लेते हैं गेहूँ की रोटी खाते हैं, 72% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और 7% उसमें फाइबर है, तो उसका जो है एकदम से एब्ज़ॉर्ब होती है और सीधी ब्लड शुगर ऊपर जाती है। लेकिन जब हम अलसी को हमारी डाइट में शामिल करते हैं, रोटी बनाते हैं अलसी में नॉर्मल फ्लोर मिला के या आपका मल्टीग्रेन फुल फ्लोर मिला के, या हमारी जो शुगर है, उसको उसमें लेस देन 2% शुगर होती है। तो ये इसको साइंटिस्ट लोग ज़ीरो कार्ब फूड मानते हैं, ठीक है ना? 14 ग्राम अगर मान लो उसमें वो है 14 ग्राम अलसी में हाँ जी। मेरे ख्याल से 4.04 जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओके। ठीक है? लेकिन उसमें 3.8 ग्राम जो है वो फाइबर है। तो फाइबर तो हुँ, एब्ज़ॉर्ब होंगे ही नहीं, तो जो हुँ, प्रैक्टिकली जो शुगर हुई वो 0.24 ग्राम हुई 14 ग्राम में। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो लेस देन 2% आएगा। हुँ, हुँ, तो सर कोई भी फूड ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रेन ऐसा नहीं है जिसको हम कंज़्यूम करते हो उसमें इतनी कम मात्रा में शुगर हो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब जो ये डायबिटीज़ है जो अलसी है, वो डायबिटीज़ के लिए कितना बढ़िया, कितना आइडियल फूड है, ठीक है? तो ये जो है इसके कार्ब का है। अब फिर इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्रोमियम भी होता है। आपका लिग्नेन भी होता है। अब लिग्नेन क्या करता है? लिग्नेन पैनक्रियाज़ को जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की में हेल्प करता है। लिग्नेन की हमारी पहले भी बात हो चुकी है। लिग्नेन एक केमिकल है जो फ्लैक्ससीड में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो हुँ, ये हुँ, सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब जो है आपके ओमेगा 3 फैट, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो हुँ, हमारी बॉडी बेसिकली जो हमारी डाइट पिछले कुछ 10, 20, 30, 40 सालों से जो है, उसमें ओमेगा 3 फैट बहुत कम है। हुँ, वो मल्टीनेशनल से निकाल दिया है हमारी डाइट से क्योंकि जल्दी खराब हो जाता है। ओमेगा 3 हुँ, फैटी एसिड्स जो हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी रैंसिड हो जाते हैं और इसलिए किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट में उसका होना ठीक नहीं है। तो जब आप इस उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी डेफिशिएंट है ओमेगा 3 से। ओमेगा 3 आपको मिल नहीं रहा है। तो आपका सिस्टम क्या समझता है कि यार मतलब जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, खाना मिल नहीं रहा है हमें, हमें ज़्यादा खाना चाहिए, क्या पता हमको मिल जाएगा। तो आपकी एपेटाइट भी बढ़ती है, फूड क्रेविंग बढ़ती है आपकी। लेकिन जो ही आप खाते हो, वो क्रेविंग जो है शांत हो जाती है। ठीक है? तो ये जो है उसका है। फिर जो है मैंने बताया आपको क्रोमियम होता है और कॉपर भी होता है, वो भी डायबिटीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, वेनेडियम भी होता है। इस तरह से बहुत सारे कुछ मिनरल्स भी हैं, जो डायबिटीज़ के कंट्रोल में मदद करते हैं। ठीक है सर। अब डायबिटीज़ में क्या है सर, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की जब बात होती है, ख़ास तौर से मैं हमारे कन्वेंशनल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन में, एलोपैथी में हम ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज़ के 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहला है डाइट कंट्रोल, उसके बाद में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मतलब दवाइयाँ और तीसरा आता है इंसुलिन। लेकिन हो क्या रहा है, हमारा सिस्टम, हमारे डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। वो पेशेंट्स के साथ डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सलाह नहीं देता है वो। गिनी-चुनी 2-4 ऊपरी बात बता देता है और मतलब सिस्टम इस तरह का बनाया कि दवा ले लो। और पेशेंट की भी जो मेंटालिटी है, वो ये डेवलप होती है कि यार ठीक है, दवाई खा लेंगे, शुगर मेंटेन हो जाएगी। लेकिन जो डायबिटीज़ का जो पहला ट्रीटमेंट है, फंडामेंटली कि आपको उसको डाइट को अपने को रेगुलेट करके, अपनी लाइफ़स्टाइल को जो है सही करके और फिर उसको आप जो है मेंटेन करो और अगर उसके बाद भी मेंटेन नहीं होती है, तो फिर दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है, तो ये हमारा हुँ, होना चाहिए।
हम उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप जो है हाई फाइबर डाइट लो, आप लो कार्ब फूड लो, जी। आप होल नट्स एंड सीड्स लो, रिफाइंड चीजें, प्रोसेस्ड फूड का मिनिमम इस्तेमाल करो, आप अच्छे फैट लो, मतलब ये जो रिफाइंड ऑयल से, मार्जरीन से, ये सब जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, आपको एनर्जी नहीं देते हैं, ये सब आपकी हेल्थ को डैमेज करते हैं। तो डायबिटीज में भी जो है एक अच्छे फैट का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये सिनेरियो हो गया। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ठीक है, मतलब क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो ब्लड शुगर मेंटेन हो जाएगी, रेगुलर चेकअप भी नहीं करते हैं, ब्लड शुगर बढ़ती रहती है, लेकिन जो मर्जी आए खाते रहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप दवाइयाँ ले रहे हो और आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। वो आगे जाकर के आपको कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होंगे। अलसी का जो मामला है, अलसी का जो बेनिफिट है, वो ये है कि अलसी आपको इन कॉम्प्लिकेशन से भी बचा के रखती है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज है अलसी का। मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे हम हम उसकी हार्ट संबंधी कॉम्प्लिकेशंस को ले लेते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है कि डायबिटीज हुई है, तो मतलब हार्ट प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, ये सब होगा। तो आपकी अलसी क्या करती है सर? आपकी अलसी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये उसको बढ़ाती है। बहुत कम फूड ऐसे हैं जो आपके जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और उसमें अलसी एक इम्पोर्टेंट है। अब आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जो हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर्स जो है एक एस्पिरिन की गोली लिख देते हैं, और एज ए ब्लड थिनर, कि आपका जो है खून पतला रहे और उससे जो है आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम रहे, ऐसा साइंस कहती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी अलसी है, ये उसमें जो ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, ये ओमेगा 3 फैट है, ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है। तो मतलब ये आपके हार्ट को वैसे ही जो है प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये सारे फायदे हैं। एक चीज और, मतलब नॉर्मली जो जिनको थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर होता है, तो अक्सर उनकी जो पल्स रेट है, जो कि 72 नॉर्मल मानी जाती है, वो मतलब जो है 90, 98, 100, 110, 120 तक रहती है। और वो मतलब दवाइयों से भी वो उस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेरा एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि मेरी पल्स रेट वही 100 से ऊपर ही रहती थी, 100, 110 ऐसे कुछ रहती थी जब मैं अलसी नहीं खाता था, एंड आई वाज़ डायबिटिक एंड आई वाज़ हाइपरटेंसिव। लेकिन सर जब मैंने अलसी खानी शुरू की, तो क्या हुआ कि ये जो पल्स रेट है मेरी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। 4-5 महीने वो नॉर्मल हो गई थी, मतलब वही 72, 70 आस-पास ही रहती है, 78 से नीचे-नीचे ही रहती है। तो ये एक एडवांटेज है। एक और बड़ा एडवांटेज कि मान लो आपने अलसी लेट खानी शुरू की, उसके पहले आपके कुछ ब्लॉकेज बन चुके हैं। तो मतलब अगर आपको हार्ट अटैक हो भी गया, तो आपको जो डेथ होती है हार्ट अटैक से, वो नॉर्मली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से या वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की वजह से होती है। वो एक फेटल कंडीशन है, वो एक कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक का। तो अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, आप आईसीयू में चले जाओगे, ठीक होके एंजियोप्लास्टी करा के सेफली घर आ जाओगे। ये उस एरिथमिया से आपको बचाती है, फ्लैक्सीड एंड ओमेगा 3 फैट्स। तो ये तो हार्ट संबंधी अपने बात की, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस में इसका क्या रोल है। इसके बाद में हम आते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन। आपने भी सुना होगा सर, जिनको डायबिटीज होती है, उनके जो है पैर गंदे से रहेंगे, नाखून टेढ़े-मेढ़े हो जाएंगे, कभी-कभी अल्सर हो गया, ट्रॉफिक अल्सर हो गया,
और गैंग्रीन भी बन जाता है, कभी उँगली काटनी पड़ती है, कभी पूरा पैर तक काटना पड़ता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, कभी तो पूरा मतलब यूँ समझ लीजिए हिप जॉइंट से नीचे-नीचे पूरा काटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अलसी क्या करती है? अलसी आपका पेरिफेरल यानी नीचे का जो सर्कुलेशन है, उसको बढ़ाती है। तो ओके। आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप रेगुलर फ्लैक्सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लैक्सीड एंड फ्लैक्सीड ऑयल, तो आपको ये नहीं होगा। आपके नाखून अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो नाखून खराब भी इसलिए होते हैं कि प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है। ड्राइनेस हो जाती है, स्वेटिंग कम हो जाती है वहाँ पे और फिर जो है मतलब स्किन रफ हो जाती है। ये सारे मतलब ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से सिम्पटम्स हो रहे हैं और जब आप उसका यूज़ करते हो, आपके नेल्स भी अच्छे हो गए, आपकी एड़ियाँ भी चमकने लगती हैं। तो एक ये जो उसमें भी ये एक बड़ा बेनिफिट है। तो एक और बेनिफिट इसका ये है कि डायबिटीज़ में नर्वस सिस्टम पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, पेन वगैरह होते हैं। मतलब सेंसेशंस में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो ओमेगा 3 फैट है, ये मैं बताऊँ आपको इनका जो एक फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो है हमारी नर्व्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो उनका इंसुलेशन है, ये भी ओमेगा 3 फैट से अल्फा लिनोलेनिक एसिड से बनता है। न्यूरॉन्स हैं, उन सब की जो कवरिंग है, वो वापस हेल्दी हो जाती है, तो आपको ये पेरिफेरल न्यूराइटिस वगैरह, जो पेन कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इवन जो है ये जो पेरिफेरल सर्कुलेशन जो कम होता है, जो आपका वेसल्स में जो डिपॉजिट होना या जो है नर्वस सिस्टम की वजह से जो उसमें डैमेज होते हैं, उसकी वजह से जो सर्कुलेशन जो है खराब होता है अलग-अलग ऑर्गन्स का, तो वो उसमें एक सेक्स ऑर्गन का भी हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट को ये जो है सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेशेंट डिस्कस कम करते हैं, बट इट्स अ वेरी बिग इश्यू। क्या-क्या हो जाता है, जो आपकी जननेंद्रियाँ हैं, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनमें से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा। आपको जो है लिबिडो कम हो जाती है। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाते हैं। प्राइमरी स्टेरिलिटी हो जाती है, सेकेंडरी स्टेरिलिटी हो जाती है, इम्पोटेंसी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनमें भी सर जो है के रखेगी और अगर थोड़ी बहुत डेवलप हो रहे हैं तो उनको ठीक कर देगी। ठीक है? मतलब ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये ठीक हो जाएगा, लिबिडो बढ़िया हो जाएगी और ये सब फ्लैक्सीड और फ्लैक्सीड ऑयल करता है। मेरे एक को ब्रदर हैं, उनका कोई फ्रेंड था, उसको डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ थी तो उन्होंने कहा कि मेरे को ब्रदर हैं तो उन्होंने कहा कि यार हल्दी खाया करो। हल्दी खानी शुरू कर दी, उसकी ब्लड शुगर थोड़ी कम होने लगी, तो डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा, "यार तुम्हारी शुगर तो कम हो रही है आजकल, इतनी कम तो कभी नहीं रहती थी, तुम क्या कर रहे हो?" तो सर मैं अलसी खा रहा हूँ। तो यार बंद करो यार अलसी, क्यों खा रहे हो अलसी? ब्लड शुगर कम हो रही है तुम्हारी। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि सर जब मेरी ब्लड शुगर कम हो रही है, अलसी सही तो मैं आपकी दवाई क्यों नहीं छोड़ूँ? अलसी क्यों छोड़ूँ? बिल्कुल। ठीक है सर। तो ये इस तरीके से था। ये कॉम्प्लिकेशंस का मैं था ना कि इसी तरीके से किडनी के कॉम्प्लिकेशंस में उसमें भी जो है ये ओमेगा 3 फैट एंटी इन्फ्लेमेटरी और इसमें सब में जो है हार्ट प्रॉब्लम्स और सब में जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स ओमेगा 3 फैट्स का आता है, वो तो सब में कंट्रीब्यूट करता ही है। तो मतलब एक तरीके से यूँ कहना चाहिए कि अलसी जो है डायबिटीज़ को जड़ से मैनेज करने की कोशिश करती है, क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि जड़ से खत्म हो जाएगी। डायबिटीज़ खत्म नहीं होगी, आपकी कंट्रोल रहेगी, आपकी दवाइयाँ छूट जाएँगी, इंसुलिन छूट जाएगी और अक्सर होता है ऐसा। जो भी सिंसियरली फ़ॉलो करता है इस प्रोटोकॉल को, इस सिस्टम को, उनकी जो है दवाइयाँ और इंसुलिन छूटना या कम हो जाना कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे हमारे पास कैंसर के पेशेंट को हम अक्सर ट्रीट करते हैं, तो उनको हम फ्लैक्सीड ऑयल और फ्लैक्सीड वगैरह सब देते हैं, तो उनको कइयों को डायबिटीज़ भी होती है। तो उनके बाद में फीडबैक आते हैं सर जो है इंसुलिन छूट गया, दवाई छूट गई, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया
ये सारे फायदे हो रहे हैं, एनर्जी लेवल अच्छा हो गया, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है सर। अब थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करेंगे, इसमें डायबिटीज में अलसी का सेवन किस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल, जी, जी। तो वैसे तो अलसी मेरे हिसाब से जो बेस्ट डोज है एक अडल्ट पर्सन की, वो 30 ग्राम पर डे है। बट मेरे ख्याल से डायबिटीज में तो वो थोड़ी सी 40 ग्राम ले ले तो अच्छा है। 20-20 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को। और डायबिटीज से मैं चाहता हूँ वो उसके हर मील में फ्लैक्सीड हो, कम से कम दोनों मील में हो, दोनों जो मेन मील है उसमें फ्लैक्सीड हो। तो 20 ग्राम सुबह लंच में ले ले, 20 ग्राम डिनर में ले ले, और जो उसका ब्रेकफास्ट है उसमें वो ऑयल ले ले, 15 ml to 30 ml, दिनों में तो 30 ml ही लो आप। आपको फैट कम करना है, जो कुकिंग का फैट है उसको कम कर दो, बंद ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी से ये कहती है यूज ईट फ्लैक्सीड एज ऑयल, जितना भी तेल खाना आप अलसी का खाओ, और क्यों खाओ, सब खराब है। तो ये हो गया। तो अब इसमें जो नॉर्थ इंडियंस है उनके लिए सबसे बढ़िया है कि वो अपने आटा, और आपका जो मल्टीग्रेन या जो भी आप आटा यूज करो, आधा वो ले लो, आधा ये ले लो, या उसमें मतलब 20 ग्राम उसमें मिला लो, और आपकी चपाती पराठे जो भी हो बन जाएंगे सुबह शाम। और आपकी जो दोनों मील है उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत कम होगा। यानी कि अगर आपने 50-50 मिलाया तो उसमें जो गेहूं की रोटी में जो 72% होता है वो आपका 18% हो जाएगा, 18-19% हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। इट्स ए बिग चेंज। तो बहुत बड़ा फायदा है। तो ये आप करिए, साथ में आपके जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुके हैं उनमें बेनिफिट मिलना शुरू होगा, और जो आगे होने वाले हैं वो नहीं होंगे, ये बहुत स्लो हो जाएंगे वो। तो ये आप करते हैं। ऑयल जरूर लेना चाहिए, फ्लैक्सीड ऑयल भी डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए। अब जो लोग वो नहीं करते, रोटी नहीं खाते, चावल खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, तो आप उसमें मिला लीजिए, उसका पाउडर बना के, और आप अपने मिलेट से मिला लीजिए, चावल में मिला लीजिए, पुलाव में मिला लीजिए, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप अलग से मत खाइए, आप अपने लंच में खाइए, क्योंकि अगर आप अलसी को अलग खाने की कोशिश करेंगे तो लंच में तो जो आप ट्रेडिशनली जो ले रहे हो उसके हिसाब से उसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा ही रहेगा, और फिर आपने अलसी अलग से खा ली, वो एक्स्ट्रा होगी तो आपको कैलोरीज ही बढ़ गई, अलसी के उतने बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट इन डायबिटीज आपको लंच और डिनर में अलसी को शामिल करना जरूरी है। और ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं कि रोस्टेड कभी यूज नहीं करेंगे, और जी, प्रॉपर जी। क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे। अगर आपने इस क्वांटिटी का ध्यान रखा तो चमत्कार तो होने ही है। मतलब मैं तो अलसी को डायबिटीज के लिए हर्बल इंसुलिन कहता हूँ, क्योंकि इंसुलिन छूट छूट जाती है। बस एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था कि जैसे आपने बोला कि किडनी वाला बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मतलब हाँ। स्पेशली जिनको 2-4 साल 5 साल तो नहीं खा, थोड़ा मतलब 5 साल या उससे ज्यादा जिनको डायबिटीज रही है, उनको एक तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और दूसरा ये किडनी वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली डेवलप होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि मतलब किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। तो बिल्कुल, उस मतलब केस में मतलब आपने हालांकि बोला कि उसमें बेनिफिट होता है, लेकिन क्या अगर जिनको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में कोई कोई खास रिकमेंडेशन आपकी, कोई डोज को लेके हाँ, या वो किस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैं करना चाहता हूँ। सर मैं आपको बताऊँ कि जब डायबिटीज हुई आपको तो 15 लगभग 15 साल बाद आपको किडनी के इश्यूज, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस, क्रोनिक किडनी फेलियर वगैरह ये डेवलप होना शुरू हो सकते हैं, टाइम लगता है। फिर वो प्रॉब्लम बढ़ेंगी आपकी, फिर आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, फिर वो आपको कहेंगे कि भाई जो है मतलब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उसके पहले मतलब और दूसरे ट्रीटमेंट होंगे। तो डायलिसिस वगैरह शुरू हो जाता हाँ, है। डायलिसिस वगैरह होंगे, तो अगर आपको डायबिटीज है तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रोफाइलेक्टिकली आप पहले से ही क्यों ना करें कि एक एक नेचुरल एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 कोएंजाइम Q10 के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होता है
उसको हम यूबीक्विनोन बोलते हैं, यूबीक्विनोन। और जो वाटर सोल्यूबल होता है उसको बोलते हैं हम यूबीक्विनोल, यूबीक्विनोल। तो ये जो यूबीक्विनोल है इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई थी। ये एक्चुअली कोएंजाइम Q10 हमारे मेडिकल स्टोर पे भी मिलता है, लेकिन यूबीक्विनोन मिलते हैं, यूबीक्विनोल नहीं मिलता है। तो खासतौर से किडनी इश्यूज में जो है जापान में काफी रिसर्च हुई इसके ऊपर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम है। और खास तौर से उन ऑर्गन्स में, उन टिश्यूज में जहाँ पे एनर्जी का बहुत ज्यादा मतलब जरूरत पड़ती है, हार्ट है, किडनीज है, तो इनमें जो है इसका प्रोडक्शन, इसका सिक्रीशन भी ज्यादा होता है। और लगभग 30-32 साल की उम्र तक आते आते हमारी बॉडी उतना कोएंजाइम Q10 नहीं बना पाती जितनी उसकी जरूरत होती है, और फिर एक वीकनेस सी एक आ जाती है। तो आप जो है प्रोफाइलेक्टिकली ये यूबीक्विनोल का कैप्सूल लेना शुरू कर दें तो ये एक बहुत बड़ा आपका एक सेफ्टी मेजर है कि आप जो है प्रिवेंटिव मेजर है, आपको एक किडनी इश्यूज वाकई में नहीं होंगे। और ये इतना बढ़िया है, इसको मतलब अबाउट 180 मिलीग्राम पर डे, और 180 नहीं मिलता तो आप 200 मिलीग्राम पर डे ले लो, 100। और इसको अगर आप सेवन करते हो तो जिनको डायलिसिस चल रहा है, मान लो वीक में 3 बार डायलिसिस हो रहा है, तो वो डायलिसिस 2 बार रह जाएगा, 1 बार रह जाएगा। उसमें ये फर्क आता है, आपके यूरिया क्रिएटिनिन कम होते हैं। तो ये यूबीक्विनोल, माना कि ये एलोपैथी में इस पे ज्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन रिसर्च हुई है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और एक नेचुरल चीज है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। तो ये लेना मेरे ख्याल से डायबिटीज के पेशेंट को तो आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, साथ में आपको किडनी और बहुत सारे इश्यूज, इवन हार्ट में भी फायदा करता है, बहुत सारी चीजें में करता है। तो एक ये जो है ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर डायबिटीज में तो वैसे तो बहुत सारी चीजें, हम मेथी सजेस्ट करते हैं, करेला सजेस्ट करते हैं, मूली में वेनेडियम होता है, अभी सर्दी के मौसम आएगा तो मूली का प्रयोग काफी करना चाहिए। सिनामोन आपका वो बहुत अच्छा है, शिलाजीत डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब जो है आपको बेनिफिट करती हैं। सिनामोन को चाय में, उसमें सब्जियों वगैरह में यूज करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट भी है, साथ में आपको जो है आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो डायबिटीज का तो लास्ट मोमेंट आप पूछिए। हाँ, नहीं, अच्छा सर, आई थिंक आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो फ्लेक्सीड है ये प्रिवेंटिव मेजर की तरह तो काम करता ही है, बट क्यूरेटिव मेजर भी है बहुत बढ़िया, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो उसमें भी ये रिवर्सल में मदद करता है। और जो कॉम्प्लिकेशंस आपने मेरे हिसाब से पूरी रेंज कवर करी है, जो डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती है अलग-अलग स्टेज, तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया। मेरे फादर की डेथ के बाद में मुझे डायबिटीज हो गई थी, और मैं दवाइयाँ लेता था, और उसके बाद में जब मैंने एलसी शुरू की तो मेरी दवाइयाँ वगैरह छूट गई थी, इंसुलिन पे मैं नहीं था, तो मेरी ब्लड शुगर बहुत बढ़िया रेंज में रहती थी, मतलब जैसे नॉन डायबिटिक पर्सन की रहती वैसी रहती है। और मैं ईएसआई हॉस्पिटल में काम करता था, और वहाँ एक दिन मैंने 12-13 लड्डू खा लिए, और उस दिन मुझे लगा आज तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाएगी। घर आके थोड़ा सा मतलब लंच भी लिया, और मैं मेरी क्लिनिक पे गया, और वहाँ मैंने मेरे टेक्नीशियन को कहा, मैंने कहा ब्लड शुगर चेक कर, और उसने कहा कि सर आपकी तो 112 आ रही है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। श्योर, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया आपका। विल कनेक्ट अगेन, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।